नमस्कार, मैं रवि कुमार भारद्वाज और इस राइट जुडिशरी क्लास और अल्टीमेट स्टडी जोन में आपका स्वागत है। मैं आज संविधान का अनुच्छेद बहुत ही सरल तरीका से बताने वाला हूं, जो कि आपके मस्तिष्क वगैरह में, दिमाग में बैठ सके। ऐसा ना कि याद करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल के बारे में पार्ट बाय पार्ट यानी डिस्कस करने वाला कि एग्जाम के टाइम में खास करके आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई एग्जाम वगैरह में, बहुत सारे एग्जाम वगैरह में आर्टिकल से, संविधान के अनुच्छेद से प्रश्न वगैरह आते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुत ही सरल तरीका से, कुछ थोड़ा सा ना डीप रहे ना शॉर्टकट में रहे, वन लाइनर, थोड़ा मॉडरेट के रूप में हम लोग करेंगे और इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। शुरुआत में हम लोग क्या है कि ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट वगैरह करते हैं और फिर जानते हैं अनुच्छेदों को, और खास करके मैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस वगैरह करूंगा। प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान में है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल में कितने आर्टिकल वगैरह है, ठीक है ना। तो यहां पर विकल्प जो सी रहेगा वो बिल्कुल सही रहेगा, यानी 400 से अधिक अनुच्छेद यानी आर्टिकल के बारे में बात वगैरह कर रहा है। ठीक है, कैसे होगा, क्या होगा, मैं एक्सप्लेनेशन वगैरह बता दूंगा। अगला जो क्वेश्चन वगैरह है कि भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे, यानी फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने थे। तो विकल्प जो है यानी सी 395, 395 विकल्प सी 395 है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि मूल भारतीय संविधान में यानी फंडामेंटल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने भाग, कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूची है। पार्ट, आर्टिकल और शेड्यूल, यानी जो विकल्प है वो बिल्कुल सही है। बात हो रहा है क्या, फंडामेंटल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची, 12 नहीं होगा। चलिए अब इनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें मॉडरेट रूप में, इनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद यानी आर्टिकल इन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात वगैरह करते हैं। देखिए यहां पर क्या है, लिखा गया है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में 9 दिसंबर 2020 यानी 2020 की स्थिति के अनुसार गणना की दृष्टि से लगभग 465 अनुच्छेद, परंतु क्रमांक के दृष्टि से अगर हम लोग देखेंगे यानी मूल संविधान में देखेंगे तो 395 है। इसे बढ़ाकर यानी कह दिया गया यानी 465 अनुच्छेद यानी 465 आर्टिकल के बारे में। लेकिन ये फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन में, मूल संविधान में 365 ही है। सभी अतिरिक्त अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ क, ख, ग आदि लगाकर जोड़ा गया है। लगभग यानी 465 जोड़कर, और मूल संविधान में क्या है 395। इसी को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। At a present, Indian Constitution as of 9 December 2020. Remember this date, 9 December 2020. Yani according to has about the 465 articles in the terms of the calculation, but in the terms of the number of there are still 395 articles, and all the addition articles have been added the original articles by adding A, B, C, etc. ये जोड़ा गया है ना। यानी मूल संविधान में 395 है और ऐड करके 465 कर दिया गया। उसी प्रकार यानी सिमिलर गणना की दृष्टि से संविधान के भागों की संख्या भी बढ़ाकर कितना कर दिया, 22 से 25 हो गई है। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची है। इसको भी बाद में बढ़ा करके यानी 8 से 12 कर दिया गया, यानी 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल के बारे में बात वगैरह कर रहा है। यानी वही चीज है। सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ द कैलकुलेशन द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज आल्सो बीन इंक्रीज्ड 25 and the original text of the constitution had the 22 parts and 395 articles and 8 schedules। 8 शेड्यूल यहां पर है। तो यही चीज बात है, यानी ऑब्जेक्टिव वगैरह में देखे होंगे आप लोग। अब इसमें संशोधन के द्वारा, अमेंडमेंट के द्वारा कुछ नए
अनुच्छेद जोड़ दिया गया, प्रतिस्थापित किए गए कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए और नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई और उनकी संख्या कितना हो गया, 8 से 12 हो गया। लेकिन मूल संविधान में अनुसूचियां यानी शेड्यूल 8 ही रहेगा। नए के बात अगर करता है तो आप बता सकते हैं यानी संशोधन करके यानी 8 से 12 बढ़ा दिया गया है। वही चीज इंग्लिश में कन्वर्ट वगैरह किया गया है। यही चीज सम न्यू आर्टिकल्स वेयर एडेड और द रिप्लेस अमेंडमेंट एंड द सम आर्टिकल्स वेयर आल्सो बी रिमूव, न्यू शेड्यूल हैव बी आल्सो बी एडेड एंड देयर्स नंबर इंक्रीज 8 to 12। वर्तमान में 12 के बारे में। चलिए अब हम लोग मेन तरीका से, यानी ये तो हम लोग पढ़ लिए, अब हम लोग मेन तरीका से बात वगैरह करेंगे संविधान के प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं से प्रश्न वगैरह आता है। एक से लेकर जो 51 तक है, यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न वगैरह आया है अनुच्छेद। अब हम लोग बात करते हैं मेन आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। पार्ट 1 भाग 1 में कितने से कितने अनुच्छेद हैं, 1 से लेकर 4 तक। क्या बोल रहा है, 1। अब इसमें 1, 2, 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला जो है ये याद रखिएगा, ये किससे लिया गया है, तो ये अमेरिका से लिया गया, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया। इस भाग 1 में 1 से लेकर 4 आर्टिकल के बीच में आता है। और एक क्या कहता है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में, नेम एंड द टेरिटरी ऑफ द यूनियन के बारे में, यानी ये है यानी आर्टिकल 1 के बारे में। लेकिन कंफ्यूजन होता है 2 और 3 के बारे में, तो कंफ्यूजन हम दूर करेंगे। कंफ्यूजन क्या दूर करेंगे, यानी 2 और 3 के बारे में। तो देखिएगा, नए राज्य के प्रवेश और स्थापना यानी एंट्री और एस्टेब्लिशमेंट। देखिए जहां एंट्री देखेंगे और एस्टेब्लिशमेंट देखेंगे वो हो जाएगा आर्टिकल 2 यानी अनुच्छेद 2। जैसे ही यहां पर नए राज्यों के निर्माण और यहां पर परिवर्तन के बारे में बात वगैरह करे, यानी यहां पर बात करे फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट एंड द टेरिटरी ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट, चेंज इन द बाउंड्री नेम, नाम परिवर्तन में अगर चेंज हो तो ये हो गया अनुच्छेद। तो यानी 2 चीज होगा, फॉर्मेशन यहां पर देखें, एंट्री और एस्टेब्लिशमेंट अगर करे, प्रवेश और स्थापना करे तो आर्टिकल 2। अगर यहां पर फॉर्मेशन अगर बात करे, चेंजेस करे, नए राज्य के नाम में चेंज अगर करे तो हो जाएगा 3। कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो तो रिवाइज करके 2 बार 3 बार वगैरह देख सकते हैं। अब बात करते हैं पार्ट 2 का। यानी भाग 2 में यानी पार्ट 2 में क्या आता है, यानी कितने अनुच्छेद आते हैं, 5 से लेकर 11 तक। और इसे क्या है, ब्रिटेन से लिया गया। यानी किसके बारे में बात हो रहा है, सिटीजनशिप के बारे में, नागरिकता के बारे में बात हो रहा है, सिटीजनशिप के बारे में बात वगैरह किया जा रहा है। अब इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आर्टिकल 5 में कह रहा है कि संविधान के प्रारंभ के समय में नागरिकता यानी सिटीजनशिप एट द कमेंसेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात वगैरह कर रहा है। ठीक है ना, यानी याद रखिएगा 5 से 11 भाग 2 में नागरिकता के बारे में बात वगैरह किया जा रहा है। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि हम लोग का जो नागरिकता है, जैसे ब्रिटेन से लिया गया है, तो ब्रिटेन में कौन सा सिटीजनशिप है, तो सिंगल सिटीजनशिप है, डुअल सिटीजनशिप नहीं, यानी एकल नागरिकता है। अब भारत भी क्या है, ब्रिटेन से लिया है, तो भारत का भी एकल नागरिकता है। अगर कोई लोग वहां पर जा रहा है और 7 साल रह रहा है तो वो क्या है, एनआरआई वगैरह हो जाएगा, यानी उसकी ऑटोमेटिकली यानी उसकी नागरिकता यानी समाप्त कर दिया जाएगा, यानी भारत की नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। वो दूसरे देश में है, जैसे जर्मनी या ब्रिटेन में है, तो वो चीज हो गया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पार्ट 3 के बारे में। इसके बारे में बहुत अच्छे से बात करेंगे, डिस्कशन वगैरह करेंगे। यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न वगैरह आता है आर्टिकल अनुच्छेद से। सबसे पहले देखिए कि ये क्या है कि कौन से भाग में है, फंडामेंटल राइट्स यानी भाग 3 में है। अनुच्छेद यानी 12 से लेकर 35 तक है, 12 से लेकर 35 तक। किससे लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका से लिया गया है। सिटीजनशिप ब्रिटेन से लिया गया है। और भाग 1 जो यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है वो भी यूएसए से लिया गया था, अमेरिका से लिया गया। अब इसमें क्या है कि यहाँ 14 से पहले हम लोग क्या है कि 12 के बारे में हम लोग बात करते हैं।
12 के बारे में हम लोग बात करते हैं तो किसके बारे में बात हो रहा है? ये क्या है? राज्य के डेफिनेशन के बारे में बात हो रहा है, राज्य के परिभाषा के बारे में ये बात किया जा रहा है। यानी स्टेट का परिभाषा के बारे में यहां पर डिस्कस किया जा रहा है। परिभाषा का मतलब होता है यानी संघ का प्रधान, यहां संघ का प्रधान, राज्य का प्रधान, संघ राज्य, और इससे रिलेटेड क्या होता है? यानी स्थानीय प्राधिकरण, यानी यहां पर स्थानीय प्राधिकरण, स्थानीय प्राधिकरण के बारे में बात हो रहा है, यानी लोकल अथॉरिटी के बारे में बात कर रहा है। तो ये चीज है क्या है कि जब भी प्रश्न हो रहा है कि आर्टिकल 12 किसके बारे में बात हो रहा है, तो राज्य के बारे में नहीं, स्टेट मतलब राज्य नहीं, स्टेट का मतलब होता है राज्य के परिभाषा के बारे में, यानी प्रावधान वगैरह किया है, यानी संघ का प्रधान या राज्य प्रधान या संघ राज्य के बारे में, या स्थानीय प्राधिकरण के बारे में, लोकल गवर्नेंस के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर 13 के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस वगैरह कर दिए, खास करके ये सब फंडामेंटल राइट्स वगैरह। ठीक है, यहां पर संघ और राज्य, संघ और राज्य, यूनियन और स्टेट, यूनियन और स्टेट, यूनियन और स्टेट, ये क्या है कि फंडामेंटल राइट्स, कोई बात नहीं, ठीक है ना, फंडामेंटल राइट्स ये होते रहता है। ठीक है, इस पर लिखने पर काम वगैरह चल जाता है। यानी 13 का क्या बात कर रहा है कि संघ और राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, यानी बात वगैरह कर रहा है संघ और राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जिससे मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल अधिकार का हनन हो। ये चीज क्या हो गया, मैं तो डिमांड स्टार्ट कर दिया हूं। यानी अगर कोई संघ और राज्य कानून ऐसा बनाता है तो या फंडामेंटल का उल्लंघन करता है तो उसका मान्य क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, उसका मान्य शून्य हो जाएगा। तो 13 और 12 दोनों इंपॉर्टेंट हो रहा है, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो 13 के बारे में हम लोग जाने और 12 के बारे में भी जाने। हम लोग 13 के बारे में कुछ लिख दे रहे हैं हम, हाँ यहां पर यानी 13 आर्टिकल क्या करता है, यानी यूनियन एंड स्टेट ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा, ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा, लॉ नहीं बनाएगा जिसके चलते फंडामेंटल राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स का हनन हो। अगर ऐसा ये कानून बनाएगा, ऐसा अगर कानून बनाया किसके? तो मौलिक अधिकार के संबंध में, तो ये कानून क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, है ना। 13वां का बात हो रहा है और 12वां यानी ऑलरेडी यहां पर हाँ 2 और 3 के बारे में बात वगैरह कर लिए हैं हम लोग। हाँ 14वां भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 14वां यानी विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। सभी व्यक्ति को, यानी जो विदेशी भी है
या देशी भी है, नागरिक हो या गैर नागरिक हो, यानी सभी को क्या है, यानी विधि के समक्ष यानी समानता का अधिकार किया गया, यानी राइट टू द इक्वलिटी बिफोर द लॉ। सभी को अधिकार है, समान अधिकार है ना, विधि के समक्ष सभी को, यानी विधि सभी को मिलेगा, गैर नागरिक और नागरिक जो भारत के वासी हैं उनके द्वारा मिलेगा, ठीक है ना। अब हम लोग बात वगैरह कर रहे हैं किसके बारे में, ये चीज आता है 15 के बारे में। तो 15 जानने से पहले 15 क्लॉज के बारे में थोड़ा सा बात वगैरह करेंगे। 15 तो 15 किसके बारे में बात हो रहा है, यानी कोई भी नागरिक है उसको धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, यानी प्रोहिबिशंस ऑफ द डिस्क्रिमिनेशंस ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन्स, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ प्लेस से क्या है, इसके आधार पर विभेद नहीं कर सकते हैं, प्रतिषेध नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके अनुसार क्या है, एक क्लॉज है 4 और एक क्लॉज है 5 के बारे में हम लोग पढ़े, ठीक है ना। तो ये रिलेटेड यानी 16 और 4 से संबंधित है, और ये रिलेटेड है यानी 15 क्लॉज नंबर 5 के बारे में। ये रिजर्वेशन के बारे में बात कर रहा है, रिजर्वेशन आरक्षण के बारे में बात कर रहा है कि कोई भी गैर सरकारी या गैर अनुदान, यानी गैर सरकारी या गैर अनुदान में बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब क्लास के रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया, ये फैसिलिटी सुविधा दिया गया है, सुविधा दिया गया है। तो प्रश्न अगर आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जिसमें बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के गैर सरकारी और गैर अनुदान में रिजर्वेशन का प्रावधान है या फैसिलिटी दिया गया है, तो ये हो जाएगा 5। लेकिन इसमें कहा गया है, इसमें बैकवर्ड क्लास के रिजर्वेशन के बारे में बात किया गया है, बैकवर्ड क्लास के आरक्षण के बारे में, रिजर्वेशन के बारे में बात किया जा रहा है, आरक्षण के बारे में बात किया जा रहा है। तो दोनों क्या है कि बैकवर्ड क्लास यानी अत्यंत पिछड़े जो जाति के हैं उनके बारे में ये बात वगैरह चीज कर रहा है। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लॉज नंबर, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, यानी आर्टिकल 16 के बारे में, ये 4 कर दीजिएगा बैकवर्ड क्लास के बारे में, ठीक है ना, अत्यंत पिछड़े के बारे में। लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता के बारे में, इक्वलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट वगैरह, यानी कोई भी लोग, मतलब क्या है इसमें क्या है कि डिस्क्रिमिनेशन वगैरह, विभेद वगैरह नहीं किया जाएगा कहीं भी, यानी अगर एम्प्लॉयमेंट है वो रहे लड़का वो रहे लड़की, उसमें विक्षेप नहीं किया जाएगा, यानी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इसके यानी 16 के बारे में बात हो रहा है। 17 बहुत पैटर्न क्वेश्चन वगैरह है, यानी एंड ऑफ द अनटचेबिलिटी, एंड ऑफ द अनटचेबिलिटी के बारे में बात किया जा रहा है। 2 कानून वगैरह बनाया गया था, एक कानून बनाया गया था 1976 वगैरह में बनाया गया था, इसका नाम चेंज कर दिया गया था, यानी सिविल नागरिक संरक्षण अधिनियम, नागरिक संरक्षण अधिनियम, यानी सिविल प्रोटेक्शन एक्ट 1976, इसका नाम वगैरह चेंज कर दिया गया था, यानी अनटचेबिलिटी यानी हो जाएगा 17 के बारे में। 18 के बारे में उपाधियों का अंत, यानी एंड ऑफ द टाइटल, एंड ऑफ द टाइटल, यानी ब्रिटिश काल वगैरह में बहुत लोग को यानी लॉर्ड, सर की उपाधि वगैरह दिया जाता था, लेकिन अब इस टाइटल को यानी एंड कर दिया गया। लेकिन एक्सेप्शनल वगैरह में क्या है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वगैरह में क्या है, जैसे पीएचडी वगैरह हो गया, डायरेक्टर ऑफ द फिलोसफी है ना, यानी एजुकेशन वगैरह में उपाधि दिया जाएगा, या सेना पदक वगैरह में, सेना पदक में भी यानी ये एक्सेप्शनल केस है, उपाधि दिया जाएगा। उपाधि अगर विदेशों से किसी व्यक्ति को है ना, व्यक्ति को मिल रहा है
तो उपाधि वो ले नहीं सकते। इसके लिए उनको परमिशन चाहिए, यानी प्रेसिडेंट को, यानी राष्ट्रपति का परमिशन जरूरी है। परमिशन लेकर ही कहीं भी विदेश में अगर उपाधि वगैरह मिल रहा है तो एक्सेप्ट कर सकते हैं। विदाउट विदाउट प्रेसिडेंट आप क्या है कोई भी पदक यानी कोई भी पद नहीं ले सकते। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पर आर्टिकल 90 के बारे में बात हो रहा है। वाक स्वतंत्रता आदि विषय पर कुछ अधिकारों का संरक्षण के बारे में बात हो रहा है, यानी राइट टू फ्रीडम, यानी राइट टू फ्रीडम यानी 19 से लेकर यानी 22 तक है, याद रखिएगा। राइट टू इक्विलिटी ये तो याद होगा, यानी 14 से लेकर यानी 18 तक था समता का अधिकार, राइट टू इक्विलिटी। लेकिन यहां पर फंडामेंटल राइट्स में राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक वगैरह किया गया। इसमें सबसे पहले 19 के बारे में बात वगैरह किया गया, वाक स्वतंत्रता आदि विषय पर कुछ अधिकारों का संरक्षण के बारे में, प्रोटेक्शन ऑफ द सर्टेन राइट्स एंड रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ द स्पीच के बारे में बात हो रहा है। अब इसमें क्या है कि इसमें पहले 7 था राइट टू फ्रीडम, एक को हटा दिया गया है और एक को हटाकर यानी लीगल अधिकार दिया गया, यानी कानूनी अधिकार दिया गया, यानी किसको, राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति के अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी को कानूनी अधिकार दिया गया। यह मौलिक अधिकार नहीं है, ये क्या है, इसे कानूनी अधिकार दिया गया, लीगल राइट वगैरह किया गया। और किस में रखा गया है, 300A में रखा गया है। किस अनुच्छेद में रखा गया, 300A में रखा गया। फंडामेंटल राइट्स में ही यानी स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम है, वो 6 थे। 6 कौन कौन थे, स्पीच यानी कहीं ही किसी भी है ना, कहीं भी बोलने का अधिकार है ना, कहीं भी यानी स्पीच और एक्सप्रेशन करने का अधिकार है। दूसरा, कहीं भी संघ बनाने और सम्मेलन करने का अधिकार है, कहीं भी संचरण करने का अधिकार है, कहीं भी निवास करने का अधिकार है, कहीं भी वित्त और कारोबार या व्यवसाय करने का अधिकार है। तो 6 प्रकार का यानी राइट टू फ्रीडम वगैरह दिया है, स्वतंत्रता का अधिकार वगैरह दिया है, खास करके 19 में ये सब बोला है। यानी 19 आर्टिकल यानी कितने हैं, तो 6 हैं, अलग अलग किया गया है। यानी कोई भी राज्य क्षेत्र में संचरण कर सकते हैं, ट्रैवल वगैरह कर सकते हैं, कहीं भी निवास वगैरह कर सकते हैं, वित्त कर सकते हैं। अब यहां पर बात कर रहा है यानी 20 के बारे में बात कर रहा है। तो 20 भी क्या है, राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार। भाई ये फंडामेंटल राइट्स है, खास करके ऑफेंस के बारे में बात कर रहा है, यानी दोष सिद्धि के संबंध में ये बात हो रहा कर रहा है। प्रोटेक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ द कन्वेंशन ऑफ ऑफेंस के बारे में बात कर रहा है। तो यहां पर क्या है कि तीन क्लॉज वगैरह है। पहला क्लॉज कर रहा है कि किसी भी व्यक्ति को अगर ऐसे ही अरेस्ट वगैरह नहीं कर सकते, कोई भी व्यक्ति अगर कानून का उल्लंघन नहीं किया है, संवैधानिक उल्लंघन नहीं किया है, तो उसको अरेस्ट वगैरह नहीं कर सकते, वो आपराधिक नहीं है। अगर है तो उसे अपने खुद पर यानी क्या है कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में यानी 20 के बारे में बात वगैरह कर रहे हैं कि जब तक ले वो संवैधानिक है ना उल्लंघन नहीं करता है, कानून का उल्लंघन नहीं करता है, तो उसको पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, वो अपराधी नहीं है। अब इसमें दूसरा वगैरह में क्या है कि एक अपराध के लिए 2 पनिशमेंट नहीं मिलेगा, दंड नहीं मिलेगा। और तीसरा वगैरह क्या है कि तीसरे के बारे में हम लोग बात वगैरह करते हैं, तो तीसरा यह है कि अपने विरुद्ध वो विटनेस नहीं बन सकता है। अपने विरुद्ध यानी कोई भी अभिव्यक्ति है यानी अभियुक्त है, वो अपने विरुद्ध यानी साक्षी नहीं बन सकता है, विटनेस नहीं बन सकता है ना, इसको बोलते हैं ऑफेंस यानी दोष सिद्धि के बारे में। चलिए यहां पर 21 के बारे में इंपॉर्टेंट है। 21 के बारे में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण के बारे में बात हो रहा है, यानी प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात कर रहा है ना,
यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बात कर रहे हैं। तो इनके बारे में एक और चीज हुआ था, एक ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1996, और एक हुआ था मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ 1978। यानी ये क्या है, यानी किसके बारे में, यानी प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ, पर्सनल एंड लिबर्टी के बारे में, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में परिभाषा वगैरह दी थी। मेनका गांधी 97, मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ, और एक हो गया यानी ज्ञान कौर वर्सेस यानी स्टेट ऑफ पंजाब। ये क्या है, इसमें क्या है कि ज्ञान कौर में ये बोला गया था कि मृत्यु के अधिकार को शामिल वगैरह नहीं किया गया, यानी 21 वगैरह में। एक चीज और है कि कब ये खारिज हो गया, फंडामेंटल राइट्स में 21 कब खारिज होता है, यानी तो इमरजेंसी के टाइम में, इमरजेंसी के टाइम में, यानी आपातकाल के टाइम वगैरह में। आपातकाल मतलब तीनों चीज, यानी 352, 356 और 360, यानी ये हो गया ये नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल और फाइनेंशियल, यानी राष्ट्रीय आपातकाल, ये हो गया राष्ट्रपति शासन, और ये हो गया वित्तीय आपातकाल। इसके समय में क्या कि 21 को खारिज कर दिया गया। यहां से प्रश्न आने का संभावना वगैरह होता है, यानी कि प्रश्न वगैरह आ गया कि कौन से स्थिति में यानी आर्टिकल 1 यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को है ना समाप्त कर दिया जाता है। तो ये हो गया यानी इमरजेंसी के टाइम में, यानी आपातकाल समय में। एक और चीज है इंपॉर्टेंट, यानी 21 के बारे में क्या है, 21 के बारे में निजता का अधिकार, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या है कि फंडामेंटल राइट्स में यानी राइट टू फ्रीडम में, स्वतंत्रता का अधिकार में 21 में क्या है कि निजता का अधिकार को शामिल किया गया है। ये क्या है 24 अगस्त 2017 में, यहां पर डेट भी लिख लीजिएगा, 24 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यानी जजमेंट वगैरह दिया गया था। इसमें यह कहा गया था कि निजता का अधिकार फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार के 21 में शामिल किया जाएगा। दूसरा क्या है जीवन साथी चुनने का अधिकार, जीवन साथी चुनने का अधिकार, अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट वगैरह देकर कब किया गया था, 21 मार्च 2018, 21 मार्च 2018 में शामिल किया गया था। एक केस वगैरह था, जजमेंट वगैरह केस वगैरह था, यानी गैर सरकारी संगठन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, शक्ति वाहिनी वर्सेस शक्ति वाहिनी, फिर जाएगा क्या, शक्ति वाहिनी वर्सेस भारत संघ। चलिए कोई बात वगैरह नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लास है, जरूरी है। अब ज्यादा नहीं लिखेंगे, बस आप लोगों को सिर्फ पढ़ाएंगे, ज्यादा लिखने से यानी इसमें क्या है कि साथी चुनने का यानी जीवन साथी चुनने का अधिकार वगैरह दिया गया। 21 मार्च 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यह मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, और इस फंडामेंटल राइट्स को किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन साथी चुनने का अधिकार दिया गया है। एक केस भी था, यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन शक्ति वाहिनी वर्सेस भारत संघ यूनियन, 21 मार्च 2018 में किया गया, 2018 में किया गया।
आर्टिकल तो 32 आ गया। यानी 21 के बारे में बात कर रहे हैं। 21 21 21 21 21 हो गया 21। हाँ, तो ये चीज हो गया। इक्कीस के बारे में बात हो रहा है। 21 के बारे में बात हो रहा है। हाँ, अब यहां पर क्या है, 21 में मैं बताया था कि कैपिटल ए और स्मॉल ए में क्या अंतर है। तो कैपिटल ए मतलब क्या होता है कि कोई भी अनुच्छेद में या संशोधन हो रहा है, अमेंडमेंट हो रहा है, तो कैपिटल ए। और ए क्या है कि ऑलरेडी ये क्या है, मूल संविधान है, यानी फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह, इसमें कोई संशोधन नहीं हो रहा है, लेकिन कैपिटल जो ए है संशोधन किया जाए। तो इसमें आर्टिकल 21 यानी ए में 21 ए जोड़ा गया, यानी संशोधन किया गया। संशोधन किया गया, राइट टू एंड द कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द ऑल चिल्ड्रंस एंड बिफोर टू द 14 एज। मतलब क्या है, किसको जोड़ा गया, राइट टू एजुकेशन को जोड़ा गया। राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार। यहां पर शिक्षा का अधिकार, यानी 21 ए किसके बारे में बात कर रहा है, राइट टू एजुकेशन, यानी शिक्षा का अधिकार बात कर रहा है। तो फंडामेंटल राइट्स में 21 ए राइट टू एजुकेशन के बारे में बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है, यानी 6 से लेकर 14 वर्ष तक कि सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार वगैरह किया है। यानी जो भी बच्चे, यानी जो एज ग्रुप होंगे 6 से लेकर 14 वर्ष तक, यानी उनको यानी शिक्षा अनिवार्य यानी कंपलसरी और फ्री शिक्षा दिया जाएगा। ये फंडामेंटल राइट्स के 21 ए में कहा गया है ना। इसे 1 अप्रैल 2010 को राइट टू एजुकेशन को लागू किया गया। इन्फोर्समेंट लास्ट टाइम यानी कहा जाता है इन्फोर्समेंट, लेकिन यहां पर याद रखिएगा किस अमेंडमेंट के जरिए, 86 अमेंडमेंट यानी 86 संशोधन के जरिए, भारतीय संविधान संशोधन के जरिए। कब, 1 अप्रैल 2002 को क्या है, 2 को ये पारित किया गया था, पास किया गया था। याद रखिएगा ये पास किया गया था और फाइनली रूप से राष्ट्रपति के द्वारा ये फाइनली इन्फोर्समेंट किया गया, लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 को और पास किया गया 2002 में। तो दोनों में कंफ्यूजन मत कीजिएगा यहां पर। अब यहां पर बात करते हैं 22 के बारे में। 22 बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संबंधित है। यानी कोई भी पुलिस अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट करता है तो उसको परिचित करवाता है कि हम आपको किस आधार पर, किस ग्राउंड पर या किस कारण हम आपको क्या करते हैं, अरेस्ट वगैरह करते हैं। ठीक है ना। यानी कोई भी व्यक्ति अगर अरेस्ट हो रहा है तो उसका आधार यानी ग्राउंड और उसके कारण, है ना, खुद यानी पुलिस के द्वारा परिचित किया जाता है कि इसके आधार पर, इसके कारण आपको अरेस्ट किया जा रहा है। अब ये क्या है कि 22 इसी के बारे में बात कर रहा है, यानी इसको 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक हो गया यानी साधारण कानून, अच्छा हाँ, तो क्या बात कर रहे थे हम, यानी आर्टिकल 22 के बारे में। यानी 2 भागों के हम लोग बात वगैरह करते हैं, यानी साधारण कानून और निवारक हिरासत के बारे में, ऑर्डिनरी लॉ के बारे में बात कर रहे हैं। और यहां पर प्रोटेक्शन फॉर द अरेस्ट एंड द डिटेंशंस इन द सर्टेन, यानी एक ऑर्डिनरी कानून के लॉ के बारे में बात कर रहे हैं और एक हिरासत के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पर हम लोग बात वगैरह करते हैं कि आधार तो बन गया कि भैया अरेस्ट तो हो गए साधारण कानून के तौर पर, है ना। तो इसका मौलिक अधिकार बनता है, यानी फंडामेंटल राइट्स बनता है, यानी राइट टू फ्रीडम बनता है। अच्छा, पानी तो भर गया, ठीक है, उसको खत्म कर देते हैं। अब इसको अरेस्ट वगैरह किया गया है, तो इसका क्या है कि मेन क्या है कि इसको कोई भी, इसका मौलिक अधिकार बनता है कि कोई भी व्यवसायिक विधि वेक्ता, मतलब ओवरऑल कर सकते हैं कि कोई भी वकील को यानी वो रख सकता है।
दूसरा चीज है कि 24 घंटा के अंदर इसे किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने यानी प्रस्तुत वगैरह किया जाता है। इसमें एक्सेप्शनल वगैरह क्या है? एक्सेप्शनल वगैरह में कि जो विदेशी शत्रु हैं यानी फॉरेन एनिमी है ना, या निवारक निरोध इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। यानी जो विदेशी शत्रु हैं और निवारक निरोध इसमें शामिल नहीं किया जाएगा साधारण कानून में। इसमें क्या है? इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो ये तो अरेस्ट वगैरह हो गए, इनके लिए क्या है कि कारण और रीजन वगैरह तो दोनों चीज वगैरह है ग्राउंड लेवल। अब इसमें क्या है कि इसमें दो चीज वगैरह होता है, यानी 3 मंथ तक इसे 3 मंथ तक कारावास की सजा नहीं दिया जाता है, यानी 3 मंथ से ज्यादा नहीं दिया जाता। अगर 3 मंथ से ज्यादा अगर होना रहेगा तो एक क्या है कि एक बोर्ड की स्थापना किया जाएगा, सलाहकार बोर्ड का स्थापना किया जाएगा। इस सलाहकार बोर्ड वगैरह में कौन होंगे? हाई कोर्ट के ना कार्यरत जज हो सकते हैं, या हाई कोर्ट के यानी रिटायर्ड जज वगैरह हो सकते हैं एक सलाहकार बोर्ड के तहत, और इसके जरिए यानी बोर्ड के जरिए 3 महीने से ज्यादा है ना इसका टाइम वगैरह दे दिया सकता है, लेकिन इसमें 3 महीने से ज्यादा वगैरह नहीं दे सकते। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब 2 चीज वगैरह आता है, अब आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में। शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी 23 से लेकर यानी 24 तक है, यानी 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, प्रोहिबिशन ऑफ द ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड द फोर्स लेबर के बारे में। 23 क्या कह रहा है? यानी किसके बारे में बोल रहा है? 23 यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन के बारे में बात कर रहा है। यानी 23वां कह रहा है कि याद रखिएगा 23 और 24 वगैरह में क्या है कि अगर यहां पर रहेगा यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग अगर रहेगा तो समझ लीजिएगा 23, और 24 में वगैरह में क्या है? 24 में यह कह रहा है कि कारखानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे यानी निषेध है, प्रोहिबिटेड है, ठीक है ना, यानी काम नहीं कर सकते। तो 23 और 24 में बस यही याद रखिएगा, यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और 24 वगैरह में क्या है कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, एज ग्रुप के बच्चे हैं, वो कारखाने में यानी फैक्ट्री वगैरह में या कहीं भी काम नहीं कर सकते हैं। यानी 23 और 24 के बारे में कारखाना आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध वगैरह है। प्रोविजन इज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रेन इन द फैक्ट्री एक्सेट्रा, कहीं भी काम नहीं कर सकते हैं 14 वर्ष से, ये चीज है। यानी इसको दिया गया अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, शोषण का अधिकार वगैरह दिया गया, ठीक है। यहां पर दिया है आर्टिकल 25 के बारे में, तो याद रखिएगा 25 से लेकर 28 तक यानी किसके बारे में? धार्मिक अधिकार के बारे में, धार्मिक अधिकार के बारे में बात हो रहा है, यानी 25 से लेकर 28 तक के बीच में, यानी अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप में मानने और आचरण और प्रसार करने का अधिकार, यानी धार्मिक की स्वतंत्रता के बारे में बात हो रहा है, यानी फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स के बारे में बात किया जा रहा है, यानी unhindered obedience on the conscience and the religion's freedom of the conduct and the propaganda, right to accept any religions के बारे में बात हो रहा है। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक मतलब हो गया माइनॉरिटी क्लास के यानी हितों का प्रोटेक्शन के बारे में बात हो रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्टेड माइनॉरिटीज ग्रुप के बारे में 29 के बारे में बात कर रहा है। 30 के बारे में भी बात वगैरह होगा, है ना, उनके शिक्षण संस्थाओं में, है ना। 30 में क्या है? उनके शिक्षण संस्थाओं में बात वगैरह किया जा रहा है। तो ये क्या हो गया? 29 किसके बारे में बात कर रहा है? यानी 29 और 30 किसके बारे में? कल्चरल और शिक्षा का यानी संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, कल्चरल और एजुकेशनल फ्रीडम के बारे में बात हो रहा है, स्वतंत्रता यानी संस्कृति और शिक्षा का अधिकार के बारे में बात हो रहा है। तो कितने से कितने? 29 से लेकर 30 के बीच में उग्र किया जा रहा है। 32 इसे क्या कहा जाता है? संविधान के आत्मा कहा जाता है, यानी संविधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी वगैरह कहा जा रहा है। अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है ना, वो सीधे कहां पर जाएगा? यानी कोर्ट जाएगा। कोर्ट यानी न्यायालय के पास जा रहा है कि मेरा फंडामेंटल
राइट्स का हनन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, ठीक है ना, तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट निर्देश देगा। कोर्ट क्या देगा? निर्देश देगा या आदेश देगा या रिट जारी करेगा, ठीक है ना, कि भैया जो व्यक्ति हैं उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है ना, उनको संरक्षण दे, है ना। तो प्रोटेक्शन का काम कौन करता है? कभी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो प्रोटेक्शन देने का अधिकार यानी न्यायालय के पास है, ठीक है ना, यानी कोर्ट के पास है, सीधे वो कोर्ट के पास जा सकता है, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास यानी फंडामेंटल राइट्स यानी 32 के बारे में बात हो रहा है, और हाई कोर्ट यानी 226 किसके? तो फंडामेंटल राइट्स के अगर उल्लंघन हो रहा है तो। राइट तो जानते होंगे 5 प्रकार का राइट वगैरह होता है, जो कि फंडामेंटल राइट्स में हम बात वगैरह करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब बात हो रहा है क्या? पार्ट 4 के बारे में, यानी 36 से लेकर 51 के बीच में डीपीएसपी के बारे में। डीपीएसपी यानी डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात हो रहा है। यानी 37 के बारे में बात हो रहा है कि डीपीएसपी परिवर्तनीय है। इसमें 2 इंपॉर्टेंट होगा, यानी सही व्यवस्था करने के लिए 2 लोग को यहां पर शामिल किया गया। यहां पर कार्यपालिका यहां पर न्यायपालिका यानी कोर्ट का कोई मतलब नहीं होता है, वो हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है एजुकेटिव, यानी कार्यपालिका को और अच्छे ढंग से बनाने के लिए, और व्यवस्थापिका दोनों का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल वगैरह होता है। उद्देशिका प्रस्तावना में का संशोधन करके उसके उद्देश्य को शामिल करने के लिए कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, ये दोनों को बढ़िया बनाने के लिए इसका स्थापना वगैरह किया है डीपीएसपी का। यानी क्या? डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। यानी क्या है कि कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी, ठीक है ना, कोर्ट इसमें यानी न्यायालय इसमें हस्तक्षेप वगैरह नहीं करेगी। 38 बात कर रहा है कि ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये लोक कल्याणकारी राज्य बनता है। राज्य मतलब किसके बारे में? तो आर्टिकल 12 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में, राज्य के परिभाषा के बारे में हम डिस्कस वगैरह किए थे, ठीक है ना। यानी डीपीएसपी वगैरह में क्या है कि लोक कल्याणकारी यानी सिविल वेलफेयर स्टेट होगा, यानी 38 के बारे में बात कर रहा है। 39 के बारे में बात हो रहा है कि राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीतित्व के बारे में बात हो रहा है, यानी सम पॉलिसी ऑफ द एलिमेंट्स टू बी द फॉलो बाय द स्टेट, कुछ के बारे में, ठीक है ना। 39 के बारे में हो रहा है। 40 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ अच्छा, 39A बहुत इंपॉर्टेंट है। 39A के मतलब क्या है कि ये अमेंडमेंट में जोड़ा गया है संशोधन करके, समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में। इसमें यह बात किया जा रहा है कि समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता दिया जाएगा, इक्वल जस्टिस एंड द इक्वल लीगल के बारे में ये जोड़ा गया 39A के बारे में मिलाने के लिए। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आता है, यानी 40, यानी आर्टिकल 40 किस में संबंधित है? डीपीएसपी में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। किसके बारे में कहा गया है? तो ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रोविजन वगैरह किया है, यानी प्रोविजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ग्राम पंचायत के बारे में बात वगैरह किया गया। यानी डीपीएसपी डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में ग्राम पंचायत की स्थापना और प्रावधान के बारे में उल्लेख किया गया। देखिए ग्राम पंचायत वो क्या है कि हम लोग 243 में पढ़ेंगे, यानी ए से लेकर ओ तक डिस्कस वगैरह करेंगे, और बहुत ही सिंपल तरीका से ट्रिक करके हम बता देंगे, याद हो जाएगा 243 ग्राम पंचायत ए से लेकर ओ तक, ठीक है। अब यहां पर हम लोग बात वगैरह करते हैं 41 के बारे में, यानी 41 क्या है? कुछ दशाओं में क्या है कि काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार दिया गया, यानी राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक एंड असिस्टेंस सर्टेन कंडीशन के बारे में 41 के बारे में बात वगैरह किया जा रहा है, ठीक है ना। अब 43B यानी जोड़ा गया है किसमें? सहकारी समिति का संवर्धन के बारे में, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में जोड़ा गया है, यानी 43B में जोड़ा गया है, यानी 43ख में जोड़ा गया है। प्रमोशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बात कर रहा है, यानी डीपीएसपी वगैरह में बात किया जा रहा है। 44वां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी 44वां किसके बारे में बात हो रहा है? नागरिकों के लिए एक समान
सिविल संहिता का प्रावधान वगैरह किया गया है। सबसे पहले ये क्या है कि इंडिपेंडेंस से पहले ये गोवा में लागू किया गया था, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद हम कह सकते हैं कि एग्जाम में अगर आएगा तो यूके आप लोग कर सकते हैं, यानी उत्तराखंड के बारे में। यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द ऑल सिटीजन, इंडिपेंडेंस से पहले गोवा में और इंडिपेंडेंस के बाद यानी फर्स्ट यानी हो गया उत्तराखंड। यहां पर बात वगैरह कर रहे हैं। अब यही चीज यानी राइट टू एजुकेशन के बारे में, शिक्षा का अधिकार के बारे में बात हो रहा है। तो शिक्षा का अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स में क्या देखे थे हम लोग 21A में देखे थे 86 अमेंडमेंट, और इसमें कॉमन क्या हो जाएगा 1 अप्रैल 2002 और 1 अप्रैल 2010 इसमें पास किया गया था राइट टू एजुकेशन एंड शिक्षा का अधिकार, इसमें 2010 में लागू किया गया था। इसको शामिल किया गया है यानी डीपीएसपी में, डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में। क्या कहा गया है इसमें? कहा गया कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे है ना बालावस्था की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान किया गया, यानी कहा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी स्टेट गवर्नमेंट को है ना ऑथोरिटी देती है कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, आपका लायबिलिटी है ना, यानी आपका दायित्व बनता है कि आप 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे को है ना क्या करें यानी देखभाल करें और शिक्षा के लिए प्रावधान वगैरह रखें। जैसे क्या है कि बच्चे यानी जो प्राइमरी में वगैरह होते हैं तो देखते हैं आंगनवाड़ी वगैरह, खाने की सुविधा, पढ़ाने की सुविधा वगैरह दिया जाता है, स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ठीक है ना। तो यहां पर राइट टू एजुकेशन 86 अमेंडमेंट 1 अप्रैल 2002 में यहां पर किया गया। अब यहां पर क्या है कि आर्टिकल यानी 48A को जोड़ा गया है। 48 किसके बारे में बात कर रहा है? 48 एग्रीकल्चर और हस्बेंड्री के बारे में बात कर रहा है। हस्बेंड्री के बारे में बात हो रहा है, यानी कृषि और पशुपालन के बारे में बात हो रहा है 48। तो भैया कृषि और पशुपालन रहेगा तभी तो हम लोग क्या संशोधन करके ए यानी 48A किसके बारे में? पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, यानी वन जीवों का अधिकार, यानी क्या है पर्यावरण के संरक्षण के यानी प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ एनवायरमेंट का बात हो रहा है, ठीक है ना। यानी 48A किसके बारे में बात कर रहा है? यानी प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ, जंगलों के संरक्षण करने के बात वगैरह कर रहा है। तो याद रखिए कंजर्वेशन एंड द प्रमोशन ऑफ द एनवायरमेंट एंड द प्रोटेक्शन फॉर द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है ना। 50 क्या कह रहा है कि भैया कार्यपालिका अलग होगा और न्यायपालिका अलग होगा, इसका पृथकीकरण यानी सेपरेशन के बारे में बात हो रहा है। 50 क्या हो रहा है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण, यानी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी एंड फ्रॉम द एजुकेटिव, यानी कार्यपालिका से भैया न्यायपालिका अलग हो जाएगा। कार्यपालिका डीपीएसपी वगैरह में हो जाएगा और फंडामेंटल राइट्स में यानी न्यायपालिका अलग हो जाएगा। यानी किसी भी व्यक्ति का अगर मौलिक हनन हो रहा है, मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, वो सीधे न्यायपालिका के पास वगैरह जाएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन वगैरह आते रहता है। आर्टिकल 51 यानी अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा यानी अभिवृद्धि के बारे में, यानी 51 क्या है? कोई भी विदेशी वगैरह है, ठीक है ना, विदेशी, यानी ये 51 किसके बारे में? डीपीएसपी में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और शांति के बारे में बात वगैरह कर रहा है कि कोई भी डिप्लोमेट वगैरह है कहीं भी अंतरराष्ट्रीय वगैरह में कर सकता है, यानी कि ये हो जाएगा प्रमोशन ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में बात हो रहा है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में बात हो रहा है। अब आप लोग तैयार हो जाए ऑब्जेक्टिव वगैरह करने के लिए। अब हम लोग बहुत क्विक करेंगे। संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नए राज्य बनाने का अधिकार है? नए राज्य अधिकार है, यानी विकल्प क्या हो जाएगा? सी। अगर नहीं होगा तो एक बार जरूर देखिएगा और याद रखिएगा। बच्चे लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बच्चे को कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ सके शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर करने से बच्चे लोग पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे, तभी तो एग्जाम निकलेगा। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित होता है, तो भैया नए राज्य के निहित किसमें? यानी हो जाएगा संसद, यानी पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट के पास ही शक्ति होता है कि नए राज्य की स्थापना वगैरह कर सके, ठीक है ना। अगला बात है भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद
नागरिकता यानी सिटीजनशिप के बारे में बात हो रहा है। तो बताए थे क्या, 5 से लेकर 11, यानी विकल्प जो सी है वो बिल्कुल सही है। आगे हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान में अनुच्छेद, देखिए सिटीजनशिप के बारे में मौलिक अधिकार का दिया गया है, यानी क्या है विकल्प डी, यानी क्या हो जाएगा 5 से लेकर 11 के बीच में है, तो विकल्प जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिका वगैरह में, संघ और किसके बारे में बात किए थे, संघ और राज्य यानी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, उल्लंघन कर रहा है तो कानून नहीं बना सकता है, यानी विकल्प जो हो जाएगा यानी 13 के बारे में। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा किया गया, समता का अधिकार यानी 14 से लेकर 18 के बीच में, विकल्प जो सी है वो बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधियन सत्ता का यानी समान विधि का अधिकार के बारे में बात हो रहा है, यानी हो जाएगा यहां पर 14 के बारे में। 14 के बारे में कहां से, यानी प्रश्न का नेचर क्या है, क्वेश्चन का नेचर क्या है, अब बात करेंगे। निम्नलिखित में से भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वलिटी फॉर द बिफोर लॉ के बारे में बात कर रहा है, यानी विकल्प जो सी है वो बिल्कुल सही है, यानी सी। अब यहां पर बात कर रहे हैं संविधान के किस अनुच्छेद में कानून की समान संरक्षण प्रावधानित वगैरह किया गया है, यानी कौन सा होगा, विकल्प जो सी हो जाएगा। ठीक है, यहां पर कानून को लागू करने के मामले में कोई भी विधान जो किसी भी कार्यपालक एजुकेटिव या प्रशासनिक अधिकारी यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को अनिर्देशित अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है ना, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है, तो उल्लंघन करता है कौन सा, यानी हो जाएगा अनुच्छेद 14 यानी 14 के बारे में बात हो रहा है। अब इनके बारे में बात वगैरह किए थे, स्टार्टिंग में ही किए थे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्था यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जिसमें गैर सरकारी और गैर अनुदान प्राप्त किया सम्मिलित किया गया, अन्य पिछड़े शेड्यूल अनुसूचित और ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के आरक्षण की सुविधा दिया गया है, यानी क्या होगा विकल्प यानी बी हो जाएगा अनुच्छेद यानी 15 क्लॉज नंबर 5 उपबंध यानी 5 के बारे में बात हो रहा है। संविधान के किन अनुच्छेद के अनुसार ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लास, ठीक है ना, अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण प्रावधान किया गया है, तो ये क्या है ये भी डिस्कस किए थे, यानी अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में वगैरह किया गया था, है ना। अगला देखते हैं हम लोग भारतीय संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने और सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य करने का समान वेतन मौलिक अधिकार को परिभाषित करता है, यानी विकल्प जो हो गया डी यानी अनुच्छेद 14 और 16 के बारे में बात कर रहा है। ठीक है ना, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार दो बार पढ़िए। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद अनटचेबिलिटी के बारे में बात करता है, तो ये हो जाएगा यानी सबसे पेटेंट क्वेश्चन यानी 17 के बारे में बात हो रहा है। भारतीय संविधान में किसके बारे में बात हो रहा है, अनटचेबिलिटी, एंडेड ऑफ द अनटचेबिलिटी, यानी विकल्प जो हो जाएगा यानी डी यानी 17। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक संस्कृति अधिकार दिया गया है। देखिए थोड़ा सा पैटर्न वगैरह चेंज हुआ है, और किसके बारे में, तो विकल्प जो डी है अनटचेबिलिटी के बारे में बात वगैरह किया जा रहा है। इसको देख लीजिएगा, पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया गया है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से भिन्न वर्ग में आता है, भिन्न वर्ग में तो भैया ये तो हो जाएगा समता का अधिकार, ये भी समता का अधिकार, ये भी समता का अधिकार, लेकिन ये हो जाएगा राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, तो विकल्प जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों में किया गया है, यानी जो विकल्प है ए यानी 19 से लेकर 22 तक है। ठीक है ना, विकल्प ए सही है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद
प्रेस स्वतंत्रता यानी आर्टिकल जो 19 है ये करता है राइट टू प्रेस के बारे में, प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में अनुच्छेद 19 के बारे में विकल्प करता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे का फहराने के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार बनता है, यानी कौन सा है, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, यानी 19 क्लॉज नंबर 1 और ए संशोधन करके किया गया। यहां पर कोई भी झंडा फहरा सकता है। भारतीय गणराज्य के संविधान के कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है, राइट टू लाइफ एंड प्रोटेक्शन लिबर्टी के बारे में, यानी कौन सा हो गया, विकल्प हो जाएगा जिंदगी जीने के लिए। और अगर आ जाएगा कि कौन खत्म हो जाएगा तो इमरजेंसी के टाइम में, इमरजेंसी के टाइम में, आपातकाल में ये समाप्त हो जाता है 21। याद रखिएगा, यहां से भी प्रश्न वगैरह आ भी सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है, यानी अनुच्छेद 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है, प्रोटेक्शन है, यानी राइट टू प्राइवेसी, यानी हो जाएगा कौन, यानी अनुच्छेद निजता का अधिकार, यानी 24 अगस्त 2017 को ये मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स और राइट टू फ्रीडम में 21वां यानी किसको रखा गया, निजता का अधिकार यानी किया गया था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए किसी भी व्यक्ति के अधिकार का संरक्षण कर देता है, यानी जीवन साथी चुनने का अधिकार किसमें दिया गया है, यानी ये विकल्प जो हो जाएगा 21। याद है 21 मार्च 2018 सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यानी जजमेंट वगैरह दिया गया था, किसी भी व्यक्ति को जीवन साथी चुनने का अधिकार दिया गया है, यानी शक्ति वाहिनी वर्सेस भारत संघ, एक गैर यानी क्या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन था, शक्ति वाहिनी वर्सेस भारत सरकार, उसमें जजमेंट वगैरह दिया गया था। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ही दंड अभियोजित किया जाएगा, यानी दोष सिद्धि के बारे में बात हो रहा है, यानी ऑफेंस के बारे में बात हो रहा है, यानी क्या हो जाएगा विकल्प 20 के बारे में। एक अपराध के लिए 2 दंड नहीं दिया जा सकता है। मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक प्रत्यक्ष रूप में बालकों का शोषण के बारे में, देखिए कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे वगैरह हैं तो हो जाएगा 24 हो जाएगा। 23 कब हो जाएगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में 23 वगैरह हो जाएगा, तो ये हो जाएगा विकल्प, यानी हो जाएगा 24 के बारे में। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकार का रक्षा किस अनुच्छेद में करता है, तो ये हो जाएगा, यानी इसके बारे में बात हो रहा है, यानी निवारक निरोध के बारे में बात हो रहा है, यानी अनुच्छेद 22 के बारे में हो रहा है। साधारण कानून और निवारक हिरासत के बारे में। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है, यानी कितना, 3 माह के लिए। अब 3 माह से ज्यादा करना है तो एक कमेटी बनाया जाएगा, है ना, सलाहकार कमेटी यानी बोर्ड बनाया जाएगा, उसमें यानी रिटायर्ड जज होंगे या कार्यरत जज वगैरह होंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। यानी 25 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है, धर्म की स्वतंत्रता, यानी 25 से लेकर 28 किससे संबंधित है, राइट टू रिलीजन्स के बारे में, यानी धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में डिस्कस वगैरह किए थे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाल धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है, ठीक है ना। धार्मिक स्वतंत्रता ये हो जाएगा 26 हो जाएगा, ठीक है ना, 26 हो जाएगा। अब इसके बारे में निम्नलिखित युगों में कौन सा सुमिलित नहीं है, ये तो है, यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बात करें, सही है, ये भी सही है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों को संरक्षण के बारे में डिस्कस किए थे।
रेमेडी के बारे में ये भी सही है, लेकिन शिक्षा संस्थानों के संस्थान और प्रशासन में अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार ये 30 में नहीं है, ये आर्टिकल 31 में नहीं है, ये 30 में किया गया है। शिक्षा संस्थान यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार माना गया है। ठीक है ना, ये 31 नहीं, ये 30 में किया गया। आगे देखते हैं, यही चीज है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं में स्थापित और संचालित करने का अधिकार संरक्षण किया गया? तो अभी बात किए हैं अनुच्छेद 30 के बारे में बात की है। ठीक है, मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन करता है? भैया यही करते हैं, यानी विकल्प जो ए है, कोर्ट द्वारा किया जाता है, यानी न्यायपालिका के द्वारा, यानी एससी और एचसी 32 और ये हो गया 226। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? ठीक है ना, यानी हो जाएगा, ये हो जाएगा मौलिक अधिकार, है ना, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। भारत के निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकार का प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार रखता है? तो भैया यही चीज है, संविधान के आत्मा कहे जाने वाले यानी अनुच्छेद 32 के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमलित नहीं है फंडामेंटल राइट्स? तो भैया ये तो सही है, अनटचेबिलिटी। ये क्या हो गया? हाँ, ये ही गलत हो गया, ये 23 नहीं होगा, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में, ये 22 हो जाएगा, निवारक निरोधक के बारे में बात हो रहा है ना, ये 22 हो जाएगा, यानी विकल्प जो है भी वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के कहां पर है? तो भैया डीपीएसपी वगैरह में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, यानी विकल्प जो ए है वो बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है आयरलैंड से लिया गया है, ये आयरलैंड से लिया गया है। इसका भी कभी वीडियो वगैरह बना देंगे, सोर्सेस ऑफ द यानी भारत का संविधान कहां का किस देश से लिया गया है, कौन सा पंचायत के गठन के बारे में, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत के बारे में है। तो विकल्प जो हो जाएगा अनुच्छेद 40 के बारे में, यानी आर्टिकल 40, विकल्प जो भी है वो बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने के लिए निर्देशित किया गया है, यानी विकल्प जो भी है, यानी 40 के बारे में बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। अब यहां पर थोड़ा सा मिलाने के लिए बात वगैरह हो रहा है। अब देखिए यह ग्राम पंचायत बिल्कुल सही है, ये क्या काम करने का अधिकार है। यहां पर 44 समान नागरिक संहिता के बारे में बात हो रहा है, 48 यहां पर, ठीक है ना, मिलाने के लिए। तो यानी विकल्प क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमलित नहीं है? अब इसके बारे में बात हो रखी थे, समान न्याय और निःशुल्क विधिक व्यवस्था वगैरह किया जाएगा, सहायता किया जाएगा, ये बिल्कुल सही है। 40 ग्राम पंचायत ये भी सही है। 44वां यानी समान नागरिक संहिता ये भी सही है। लेकिन यहां पर क्या है कि जो 48वां है वो एग्रीकल्चर और हस्बेंड्री यानी कृषि और पशुपालन के बारे में बात हो रहा है। यानी न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण ये हो गया, ये 50 हो गया, कार्यपालिका से अलग किया गया, सेपरेशन किया गया, न्यायपालिका जुडिशरी को अलग किया गया, ये 50 आर्टिकल वगैरह में। यहां पर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेशी नीति से संबंधित है? यानी क्या हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, डीपीएसपी में, ठीक है ना। चलिए आज का और धीरे धीरे ऐसे ही 395 यानी अनुच्छेद समाप्त करेंगे। अगला जो होगा राष्ट्रपति का होगा और मेन चीज वगैरह होगा, जो कि 5वां सबसे बड़ा होता है, भाग 5वां, उनके बारे में बात करेंगे, जो मेन चीज है। वैसे ही पढ़ाएंगे और ऐसे ही ऑब्जेक्टिव करेंगे। जय हिंद।